आरव का ध्यान अभी भी लाइव स्ट्रीम पर था। तब वो नर्स कह रही थी, आप अगर छोटे से छोटा भी डोनेशन करेंगे तो भी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। हमने अभी तक 3 लाख रुपए जमा किए हैं, जो मेरी 6 महीने की कमाई है। और मैं वादा करती हूँ कि अगर कोई मुझे गिफ्ट देगा तो मैं उसे भी डोनेट कर दूंगी। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगी। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है और बस उसके लिए आप आगे आइए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आरव ने देखा कि उस नर्स के 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और धीरे धीरे करके लाइव स्ट्रीम पर लोग बढ़ रहे थे और सभी डोनेट कर रहे थे। चाहे वो 500 हो या फिर 2000, वो कुछ भी डोनेट कर रहे थे और आरव भी ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब उस नर्स ने आगे कहा, अभी अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले 20 ट्रक्स आए हैं, फायरबर्ड स्क्वाड के नाम से। पता नहीं वो कौन है जिसने इन्हें यहाँ भेजा है, लेकिन अगर मेरी लाइव स्ट्रीम उन तक पहुँच रही है तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। आई नो कि ऐसे टाइम पर सरकार आगे आती है और लोग भी बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प है। अगर ऐसे और भी लोग हमारे साथ होंगे तो हम जल्दी ही इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। प्लीज, आई रिक्वेस्ट कि जितना डोनेशन आप कर सकते हैं कीजिए। उस नर्स ने स्ट्रीम में अपने हाथ जोड़ लिए। आरव को उसे देखकर समझ आ गया था कि वो कितनी इमोशनल है और वो लोगों से बस कनेक्ट करना चाहती है। तब आरव ने 10 गिफ्ट कार्ड उसे भेजे जो 10,000 के थे। ये देखकर कमेंट में लोग उसकी तारीफ करने लग गए। लगता है किसी अमीर आदमी ने स्ट्रीम ज्वाइन कर ली है। ये कितना दयालु है, इसे देखकर तो मजा ही आ गया। इस दुनिया में ऐसे लोग और होने चाहिए जो इतना सारा डोनेशन कर सके। वाह, तुम्हारे डोनेशन को देखकर तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे जैसे लोगों को पब्लिक के सामने आना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। आरव ने जब ये कमेंट्स पढ़े तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। तब उसने अपने आप से सोचा, ये सिर्फ एक स्ट्रीमर ही तो नहीं होगी जो ऐसा कर रही है। मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे। मुझे उन्हें भी चेकआउट करना चाहिए। इतना कहते हुए आरव ने उस स्ट्रीम को बंद किया और फिर वो उस ऐप पर दूसरे स्ट्रीमर की वीडियो देखने लगा जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। धीरे धीरे करके उसे ऐसे 6-7 लोग और मिले जो उस नर्स की तरह ही डोनेशन करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और आरव ने उन्हें भी 10,000 के गिफ्ट भेज दिए। आरव के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल थी कि वो जितनी मदद कर सकता था उसने कर दी। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो आरव की टीम से खुश नहीं थे, जैसे कि फ्लाइंग फिश एंटरटेनमेंट की लॉरेन। जब उसने ये देखा कि फिनिक्स एंटरटेनमेंट लाइव जाकर डोनेशन मांग रहा है, तब वो अपने मैनेजर के सामने हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, कैसे पागल लोग हैं जो डोनेशन मांग रहे हैं। मैं दावा करती हूँ कि ये डोनेशन उन लोगों को नहीं जाएगा। ये सब बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। इन्हें बस अपना नाम आगे बढ़ाना है। पर एक सेकंड, मेरे मन में कुछ आ रहा है। लॉरेन ने इतना कहा और वो अपने मन में कुछ सोचने लगी। उसके सामने जो मैनेजर खड़ा था वो उसके चेहरे पर देख रहा था और तभी उसने चमकती हुई आंखों से कहा, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नाम और फेम कमाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा। तुम एक काम करो, तुम भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो और डोनेशन के लिए लोगों को बोलो। और याद रखना, उसमें ये चीज जरूर इंक्लूड करना कि फ्लाइंग फिश एंटरटेनमेंट क्या क्या कर रहा है। हर 5वें सेंटेंस में हमारा नाम आना चाहिए। और ये भी पता करो कि फिनिक्स एंटरटेनमेंट क्या क्या कर रहा है, ताकि हम उनसे कुछ अलग कर सकें। मैनेजर ने लॉरेन का ऑर्डर सुना और फिर वो वहाँ से चला गया। लॉरेन के चेहरे पर स्माइल थी और उसने कहा, अब देखती हूँ कि वो रीना किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी। नई कंपनी लाकर वो बहुत उड़ रही थी, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ रीना अपने कैबिन से निकलकर तुरंत ही आरव के ऑफिस में एंटर हुई और उसने कहा, अभी अभी खबर आई है कि हमारी टीम ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके सारी चीजें मैनेज हो रही हैं और हम जितने भी लोग हैं उन सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी पीछे न रह पाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है रीना। यही तो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और अगर सामान की जरूरत पड़े तो भिजवा देना। ठीक है सर, मैं ये ध्यान रखूंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। रीना ने इतना कहा और फिर वो वहाँ से चली गई
और तब उसने सोचा कि एक बार आकांक्षा से बात कर ली जाए ताकि ये पता चल जाए कि वो अभी क्या कर रही है। यही बात सोचकर उसने आकांक्षा का नंबर डायल किया, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आकांक्षा इतना तो बिजी नहीं हो सकती कि वो मेरा फोन ही नहीं उठाएगी। लगता है उसे सुनाई नहीं दिया होगा। एक बार और लगाता हूँ। तब उसने एक बार और फोन लगाया, लेकिन फिर भी आकांक्षा ने फोन नहीं उठाया। ये बात सोचकर आरव को थोड़ा सा डाउट होने लगा और इसलिए उसने अपने एक वॉलंटियर को फोन लगाया, जिसने तुरंत ही फोन उठाते हुए कहा, जी आरव सर, कहिए। मैं आकांक्षा को 2 बार कॉल लगा चुका हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है और फोन क्यों नहीं उठा रही है? तब सामने से उस वॉलंटियर ने कहा, आरव सर, अभी थोड़ी देर पहले आकांक्षा एक बच्चे को बचा रही थी और उसके चक्कर में एक पत्थर जाकर उसके सिर पर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी है और सिर से खून निकल रहा था, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया है। शायद इसलिए उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया होगा। ये सुनते ही जैसे आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया। क्या? ये कब हुआ और हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? आरव सर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इसलिए शायद कोई इन्फॉर्म नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तुम उसका ध्यान रखो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। आरव ने फोन कट किया और जल्दी से अपनी कार में बैठकर उस जगह के लिए निकल गया। वो पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन ट्रैफिक जाम उसे बहुत परेशान कर रहा था और धीरे धीरे करके 4 घंटे हो गए थे, पर फिर भी वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाया था। तब उसने अपने आप से कहा, ये ट्रैफिक जाम मुझे लेट कर रहा है। अगर आकांक्षा को कुछ हो गया तो मैं रचित जी को क्या जवाब दूंगा? मुझे कुछ भी करके उसके पास जल्दी पहुंचना पड़ेगा। यही बात सोच सोचकर आरव ने अपनी कार को साइड में लगाया और फिर वो पैदल उतरकर वहां से चलने लगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि अब रात हो चुकी थी और वहां से जाने में उसे और परेशानी होने वाली थी। आरव धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कितना चल चुका है, लेकिन उसे बस इस चीज का ध्यान था कि वो आगे बढ़ रहा है। तब उसे अचानक से अपने फोन में वाइब्रेशन महसूस हुआ और उसने देखा कि उसे अदिति ने 3 मैसेज किए थे। कहाँ पर हो तुम? कब मुझे पिक करोगे? आरव, मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। तुम आ रहे हो ना? आरव, मेरा फोन बंद होने वाला है। तुम जल्दी बताओ कहाँ पर हो? मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आरव ने जब ये मैसेज पढ़े तो उसे याद आया कि उसने अदिति को इस बारे में तो इन्फॉर्म किया ही नहीं था और तब उसने अदिति का नंबर डायल किया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। और तब उसने शनाया को फोन लगाया। हेलो शनाया, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी जस्ट ऑफिस से निकली हूँ, अब घर जा रही हूँ। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन को पिकअप कर लो और उसे घर ड्रॉप कर दो। एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर आ गया था और मैं उसे बता नहीं पाया। उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए शायद वो मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया है? थैंक यू शनाया, मैं तुम्हें बाद में सारी चीजें बताता हूँ। थैंक यू सो मच। इतना कहते हुए आरव ने फोन काट दिया और वो सीधे अपने रास्ते पर चलने लगा। और कुछ ही देर में वो भूकंप पीड़ित एरिया में पहुंच गया था, जहां पर रिलीफ का काम चल रहा था। तब वो सीधे फायरबर्ड स्क्वाड के उसी वॉलंटियर के पास गया जिसको उसने फोन लगाया था और उससे पूछा, आकांक्षा कहाँ पर है? तुमने मुझे बोला था कि वो हॉस्पिटल गई है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? आरव सर, जब आपका फोन आया था तब तो उसे बस बेसिक फर्स्ट एड के लिए ही यहाँ के पास वाले हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी थी, इसलिए उसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वहीं पर वो आपको मिल जाएगी। मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? क्या कोई मुझे वहां तक छोड़ सकता है? नहीं सर, वो पूरा एरिया खराब हो चुका है, सड़कें ढह चुकी हैं और बीच में दरारें भी हैं। बस लोगों के पैदल निकलने का रास्ता बचा है। अगर आपको वहां जाना है तो आपको शायद थोड़ी दूर तक गाड़ी मिल जाएगी, पर उसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम ट्रक ड्राइवर से बोलो कि वो मुझे जितनी आगे हो सके उतनी आगे छोड़ दे। इतना कहते हुए आरव एक ट्रक में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अभी 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे
इसने बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर वो पत्थर उस बच्चे के ऊपर गिर जाता तो शायद उसकी डेथ हो जाती। ये बहुत ही बहादुर लड़की है। आप यहीं पर इंतजार कीजिए, इसे जैसे ही होश आएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इतना कहते हुए डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल गया और आरव सोफे पर बैठ गया। वो आकांक्षा की तरफ देखने लगा। मुझे माफ कर दो आकांक्षा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी। आई एम सो सॉरी। आरव ने इतना कहा और वो आकांक्षा की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। पर आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे करके आरव की आंखें बंद होने लगी और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो सो रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आई और उसने जब आंखें खोली तो देखा कि आकांक्षा को होश आ चुका था और वो उसे ही देख रही है। दोनों में से कोई भी कुछ कहता इससे पहले ही आरव खड़ा हुआ और जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर ने आकांक्षा की सिचुएशन देखी और फिर कहा, अब तुम खतरे से बाहर हो, तुम्हें होश आ गया है और रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम यहीं पर लेटी रहो। नहीं डॉक्टर, मैं रेस्ट नहीं कर सकती, आकांक्षा ने कहा। और ये सुनकर आरव और डॉक्टर दोनों हैरान हो गए। तब आरव ने पूछा, क्यों आकांक्षा, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर सकती? क्या करना है तुम्हें? मुझे उन लोगों की मदद करनी है। मैं यहाँ पर इस तरह बैठे रहकर तमाशा नहीं देख सकती। पर आकांक्षा, तुम्हें जो चोट लगी है वो इतनी आसान नहीं है। अगर तुम्हारा ब्लड ज्यादा निकलता तो तुम्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। डॉक्टर, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। ऐसे टाइम पर मेरी चोट कोई बड़ी नहीं है। आप प्लीज मुझे इस चीज की परमिशन दे दीजिए कि मैं वहाँ पर जा सकूं। पर डॉक्टर उसे परमिशन देने के लिए तैयार ही नहीं था और तब आरव ने आकांक्षा से कहा, आकांक्षा, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हारे सिर पर कोई आम चोट नहीं लगी थी। ऐसे टाइम पर अगर तुम्हें वहां पर काम करते हुए फिर से कुछ बीमारी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है, हम वहां से 20 किलोमीटर दूर हैं और मैं यहाँ पर पैदल पैदल चलकर आया हूँ। अगर अगली बार तुम्हें कोई चोट लगी तो हम उसे कैसे रिकवर करेंगे? आरव ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो आकांक्षा को चोट नहीं पहुंचने देना चाहता था। पर आकांक्षा जैसे अपनी जिद पर अड़ी थी और उसने कहा, नहीं, मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे वहाँ जाना है, मतलब जाना है। अगर आप लोग मुझे परमिट नहीं करेंगे तो मैं खुद उठकर यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहते हुए वो खड़ी होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने उसे लिटा दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर प्लीज आज के लिए आराम कर लो, कल सुबह चली जाना। तब जाकर आकांक्षा थोड़ा शांत हुई और अपनी जगह पर लेट गई। आरव बस यही सोचने लगा कि क्या उसे आकांक्षा को वहां जाने देना चाहिए या नहीं, और उसने आकांक्षा से कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें जाने की परमिशन देता हूँ, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब जब तक हम यहाँ पर ये काम फिनिश नहीं कर लेते हैं तब तक मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। कितना सुंदर शहर हुआ करता था, आज सब कुछ मिट्टी में मिल गया, एक घर तक नहीं दिख रहा है। आरव को दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही दिखाई दे रहा था। जहां भी देखता वहां की बिल्डिंग गिरी हुई थी और कई लोग उसके अंदर फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम के लोग बिना रुके बिना सोए बस सबकी मदद कर रहे थे। आरव अपनी आंखों से इतना दर्दनाक माहौल नहीं देख पा रहा था जब ट्रक ड्राइवर, पूरी टीम और फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी के एम्प्लॉय हॉस्पिटल में आकांक्षा से मिलने के लिए इकट्ठा हुए तो सबके चेहरे थके हुए थे, जैसे उन्होंने कई दिनों से नींद ही न ली हो। उनके कपड़े गंदे थे और उनके हाथों पर गहरे और हल्के घाव हो गए थे। आरव वो सब कुछ देख रहा था। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं सर, वहां अंदर अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और वो लोग हर पल उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें बचाने कोई आएगा। अभी भी 300 लोग अंदर फंसे हैं। हमारी नींद और हमारे आराम से ज्यादा इन लोगों की जान है सर। आरव ने जैसे ही उस एम्प्लॉय की बात सुनी वो उस एम्प्लॉय के पास आया। सच का तो आप लोगों के बिना शायद ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर इस रेस्क्यू टीम का पार्ट बनूंगा। जैसे ही आरव ने वहाँ काम करने की बात कही, सारे लोग आपस में चर्चा करने लगे थे। तभी एक एम्प्लॉय ने आरव से बोल ही दिया कि आरव सर, यहाँ का काम बहुत ही प्रेशर वाला है, शरीर के साथ साथ दिमाग भी थक जाता है। मैं तो कहता हूँ कि आप वहाँ फ्लोर पर मत आइए। दूसरे एम्प्लॉय भी उस एम्प्लॉय की बात से सहमत होकर हाँ मिला रहे थे। आरव ने सबकी तरफ देखा और हल्की स्माइल की। देखिए, मेरे शरीर पर मत जाइए, मैं भी आप लोगों की तरह पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर सकता हूँ। चलिए कुछ देर आप लोग आराम कर लीजिए, रिफ्रेशमेंट खा लीजिए, फिर एक साथ हम लोग काम शुरू करेंगे।
आरव का बड़प्पन देखकर सबका दिल भर आया था। उन सब की थकान में आरव ने जान डाल दी थी, लेकिन सभी इतने थके हुए थे कि आरव से ज्यादा देर तक कोई बात कर ही नहीं पाया। कुछ ही देर में लोग साइड में अपना रिफ्रेशमेंट लेकर बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही सो गए थे। वहाँ कैंप की कमी होने के कारण कुछ लोग कैंप के बाहर बिना बेडरोल के ही जमीन पर बिछाकर सो रहे थे। आरव ने जैसे ही ये सब कुछ देखा तो उसे बुरा लग रहा था। अगर वो खुद यहाँ नहीं आता तो अपनी टीम की मेहनत और उसका डेडिकेशन और सेवा का भाव नहीं देख पाता। ऑफिस की 4 दीवारों के अंदर बैठकर पूरी दुनिया खूबसूरत ही लगती है, लेकिन उन लोगों से पूछो जो जमीन पर रहकर दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। ये सब देखने के बाद आरव ने तुरंत रीना को कॉल किया। रीना, मैं आपको कुछ सामान की डिटेल्स भेज रहा हूँ, तुम तुरंत उसको यहाँ भेज दो। ओके सर, मैं भेजती हूँ। क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? अब वहाँ सब कुछ। हमें लगा कि हम लोगों ने अपनी टीम यहाँ भेज दी तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन हमारी टीम किस सिचुएशन में रह रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, इन सारी चीजों के बारे में हमें तो पता ही नहीं। खैर, अब इन सब बातों को छोड़ो। आरव ने तुरंत ही टेंट, फोल्डिंग बेड, कंबल और तकिए खरीद कर जल्दी से भेजने के लिए कहा और फोन कट कर दिया। आरव ने अपनी टीम के कुछ लोगों को आराम करने दिया और कुछ लोगों की टुकड़ी के साथ वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम में शामिल हो गया था। वहां कुछ ऐसी जगह थी जहां खुदाई मशीन नहीं जा सकती थी, तो मलबा हाथों से ही हटाना पड़ रहा था। रेस्क्यू टीम के पास कुत्ते थे जो सूंघ कर ये बताते कि कहाँ लोग फंसे हुए हैं। आरव ने देखा कि रेस्क्यू टीम में हेल्प कर रहे आर्मी के कुत्तों के पंजे जमीन पर खुदाई करने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो उतनी ही शिद्दत से लगे हुए थे। तभी पीछे की तरफ से कुछ आवाज आई। मेरी तरफ आओ, यहाँ इस दीवार के नीचे एक औरत फंसी हुई है। उसकी बात सुनते ही कुछ लोग उस तरफ भागे। आरव भी उस तरफ तेजी से भागा। सबने अपने पूरे हाथों से जोर लगा दिया था उस बड़ी दीवार के मलबे को हटाने में। जैसे ही भीड़ ने ये मलबा हटाया तो देखा कि एक माँ अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। वो बच्चा जिंदा था, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। उस माँ ने अपने शरीर से एक ऐसा लोहे का कवच बनाया था जिसे इतनी बड़ी बिल्डिंगों का मलबा भी तोड़ नहीं पाया। वहाँ खड़े सभी की आंखें भर आई थी। सभी ने अपने आंसुओं को छुपाया और बच्चे को उस मृत माँ के शरीर से अलग किया। आरव ने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति मलबे के ढेर पर बैठकर अपनी मृत पत्नी को अपने सीने से लगाकर दर्द में चिल्ला रहा था। उस पल आरव ने खुद से प्रॉमिस किया, अब चाहे जो हो जाए मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाऊंगा। अंधेरा हो गया था, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टॉर्च की लाइट, इमरजेंसी लाइट की मदद से सब अपना काम कर रहे थे। आरव के हाथ पैर जवाब दे चुके थे, उसके पैर कांप रहे थे, वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। आरव वहीं एक बड़ी सी चट्टान से टिककर बैठ गया था। तभी एक रेस्क्यू टीम का सोल्जर आरव के पास आया और उसे एनर्जी ड्रिंक दी और एक बिस्किट का पैकेट दिया। सर, इसे ले लीजिए, आपको इसकी जरूरत है, नहीं तो आपकी पूरी बॉडी में क्रैम्प पड़ जाएंगे। आरव ने उस आवाज की ओर देखा। वो 20 साल का एक यंग सोल्जर था। मैं ठीक हूँ, आप इसे अपने लिए रखो। वो सोल्जर आरव के पास बैठा और ड्रिंक आरव के हाथ में दे दिया और पीने का इशारा किया। मैंने अपना हिस्सा खा लिया है सर, अब आप इसे खा लीजिए। आज मैंने देखा कि आपने बिना रुके 40 से अधिक लोगों को मलबे से बाहर निकाला है। आपकी बॉडी तो अंदर से टूट चुकी होगी। आरव ने उस सोल्जर के चेहरे की तरफ देखा। साफ समझ में आ रहा था कि सोल्जर ने अपना खाना लाकर आरव को दिया था। एक काम करते हैं, हम इसको मिलकर खा लेते हैं। आरव ने एनर्जी ड्रिंक के कुछ घूंट पिए और बिस्किट के पैकेट को 2 हिस्सों में तोड़ा, फिर उसमें से आधा सोल्जर को दिया। दोनों मिल बांट कर खा ही रहे थे कि तभी अदिति का कॉल आया। सोल्जर को इशारे से चुप रहने को कहा। हेलो अदिति, तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कब तक चलेगी? क्या तुम आज घर आ रहे हो? मैं तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ही आया हूँ। तुम्हें याद आ रही है क्या? हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्दी आओ ना। तुम्हें तो पता है ना, मुझे तुमसे दूर रहने की आदत नहीं है। शादी के बाद तुम कभी मुझसे एक दिन के लिए भी दूर नहीं गए। अदिति आरव से कहना चाहती थी कि इतना बड़ा घर उसे अकेले काटने को दौड़ रहा था। उसे कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। अब तो बेबी को भी पापा की याद आ रही है। आरव स्माइल करते हुए अदिति की आवाज सुन रहा था। अदिति की आवाज जैसे आरव के लिए हीलिंग का काम कर रही थी। आरव यहाँ आकांक्षा के लिए आया था ताकि उसे वापस ले जा सके, लेकिन जैसे ही उसने यहाँ की सिचुएशन देखी, उससे बिना मदद किए रहा नहीं गया। अदिति अपने घर में अकेली थी, लेकिन आरव ने ऐसा पूरा प्लान करके रखा था कि अदिति को किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो।
आरव अभी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उसे जितनी याद अदिति की आ रही थी वो उतना ही परेशान यहाँ के लोगों के लिए भी था। से ज्यादा मेंबर मुझे होगा। यहाँ कुछ दिन और वही रुकना चैनल होगा। है। बेबी से बोलना वही डैडी सबसे जल्दी पहले घर आपको आएंगे। एक्स्ट्रा एपिसोड ये मिलेगा। बोलकर आरव ने इसलिए फोन रख सभी दिया। सदस्य वहाँ आरव ज्वाइन उदास हो गया जाएं। था। तभी जोर से एक मलबा आरव और सोल्जर के पास आकर गिरा। आरव कुछ देर के लिए सदमे में था, लेकिन वो सोल्जर उतना ही रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ देख रहा था। अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ गिरा होता तो आज हम दोनों का ये लास्ट दिन होता। सोल्जर इतने रिलैक्स होकर बोल रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव चौंक कर उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम मौत से नहीं डरते क्या? डर किसको नहीं लगता, लेकिन आप खुद बताइए, मौत के सामने कोई टिक पाया है क्या? अब यहीं देख लीजिए, यहाँ जिस तरह मौत का कोहराम मचा हुआ है, उसे देखकर आपको लगता है कि उन्हें कुछ भी सोचने समझने का टाइम मिला होगा? आरव उस 20 साल के सोल्जर की बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातें आरव के सीधे दिल और दिमाग पर लग रही थी। किसको पता था कि उस 6 महीने के बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली जाएगी, या वो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे में बेटे और पत्नी की चिता को आग देगा। ये सब क्या उसने सोचा होगा? नहीं ना। तो हम क्यों सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि जो होना है होगा, बस इस पल को एंजॉय करते चलो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी जैसी सोच होनी चाहिए लोगों की। सोल्जर स्माइल कर रहा था, फिर कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक से बोल पड़ा। लेकिन हाँ, मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं कियारा अग्रवाल से मिलूं। उससे एक बार मिलकर फोटो लेना चाहता हूँ। आपको पता है, यहाँ सारे सोल्जर्स कियारा को बहुत पसंद करते हैं। आरव के लिए ये बहुत छोटी बात थी। वो भी चाहता तो सोल्जर के साथ कियारा की फोटो क्लिक करवा सकता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्यों ना कियारा को यहाँ भूकंप पीड़ित जगह पर बुलाकर सारे सोल्जर्स और रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाया जाए। आरव मन में सोच ही रहा था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। कोई है यहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। जैसे सोल्जर और आरव ने आवाज सुनी, दोनों उस आवाज की तरफ भागे। दोनों ने मिलकर बहुत सारा मलबा हटाया। उन्होंने देखा मलबे के नीचे एक लड़की फंसी हुई थी। उसकी टांग टूटी हुई थी, वो दर्द से कराह रही थी। किसी तरह उसको बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया। आखिरकार तीसरे दिन नए टेंट, बिस्तर, रजाई और तकिए रेस्क्यू टीम तक पहुंच गए थे। धीरे धीरे वहां के सारे रास्ते खुल चुके थे। अब ट्रक से सारा सामान रोड के रास्ते आने लगे थे। तभी आरव ने देखा उन्हीं ट्रक के साथ रीना भी आई थी। वो सीधे आरव की तरफ ही चली आ रही थी। सर, 2 दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लगा। आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? मुझे छोड़ो, यहाँ काम कर रहे सबकी तरफ देखो। हर कोई तुम्हें मेरी तरह ही दिखाई देगा। अच्छा किया कि ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर आ गई। लेकिन सर, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं जो सामान उतार सके। किसी की हेल्प लेनी होगी। आरव ने ओके कहा और वहाँ खड़े कुछ सोल्जर को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया। सारे सोल्जर आकर हेल्प करने लगे। फिर धीरे धीरे कंपनी की टीम भी आ गई। तब रीना ने आकांक्षा को देखा। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर रीना को अच्छा नहीं लगा। उसका दिल पिघल गया। हेलो आकांक्षा, मैं रीना हूँ। तुम्हारी चोट कैसी है अब? हेलो मिस रीना, पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। रीना को देखते ही वहाँ खड़े सारे न्यूज चैनल वाले भागते हुए आए और रीना से सवाल करने लगे। मिस रीना, क्या ये सारी सुविधा आपकी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है? तभी उनकी नजर आकांक्षा पर गई। आप तो वही है ना जो दूसरों को बचाते बचाते खुद घायल हो गई थी। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। क्या आपका इंटरव्यू मिल सकता है मुझे? देखते ही देखते रीना और आकांक्षा को न्यूज रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। वहीं कुछ दूरी पर आरव खड़ा था, जिसने चुपचाप अपने कदम पीछे कर लिए और अपनी टीम और आकांक्षा को इंटरव्यू देते हुए देख मुस्कुरा रहा था। करीब आधे घंटे तक उन लोगों का इंटरव्यू चलता रहा। फिर धीरे धीरे सारे न्यूज वाले चले गए। रीना आरव के पास आई। सर, मुझे लगता है इस इंटरव्यू से हमारी कंपनी सबकी नजर में आ जाएगी। आरव ने हल्की स्माइल की और हाँ में सिर हिला दिया था। आकांक्षा की टीम को उन लोगों की नजर में आने दो, ताकि उनकी मेहनत को पूरा इंडिया देख सके। ऐसा ना हो कि कल इन्हें लोग भूल जाएं। मैं चाहता हूं जितने लोग अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ लोगों को बचा रहे हैं, उन्हें भी याद रखा जा सके। रीना समझ गई थी कि आरव अपने फायदे से ज्यादा यहाँ काम कर रहे लोगों के बारे में सोच रहा था। सर, क्या आप यहाँ अभी और रुकेंगे? मैं भी आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। आरव ने रीना की तरफ देखा। उसने सफेद बिजनेस सूट पहन रखी थी, चेहरे पर मेकअप था और ऊंची हील्स पहन रखी थी। नहीं, अभी तुम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो। वैसे भी इस ड्रेस में तुम हेल्प नहीं कर पाओगी।
मैं भी 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। सर, मुझे कम मत समझिए। मैं इस ड्रेस में भी उतनी ही एनर्जी से काम करूंगी जितनी एनर्जी से आप लोग कर रहे हैं, आकांक्षा की तरह ही। आरव रीना को वो बात नहीं समझा सकता था जो वो आकांक्षा के बारे में जानता था। वो जानता था कि आकांक्षा उस परिवार से आई थी जहाँ हर किसी के खून पसीने में ही मेहनत करना था। वो दिखती कोमल सी थी, लेकिन उसमें हिम्मत बहुत थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे, एक न्यू शो के रिगार्डिंग। रीना समझ गई थी कि आरव ने बात घुमा दी है। उसे थोड़ा बुरा तो लगा था कि उसकी पावर को आरव ने कम आंका, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस आरव की बात सुन रही थी। एक न्यू चैरिटी शो शुरू करो जिसकी मेन लीड क्यारा होगी, और फिनिक्स लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म से कुछ एंकर ढूंढो जो डांस कर सकते हो, कुछ गाना गा सकते हो। उन लोगों को शो में जोड़ो। हमारा मेन फोकस होना चाहिए रेस्क्यू टीम और आर्मी को मोटिवेट करना। रीना को लग रहा था कि सिर्फ क्यारा के साथ शो स्टार्ट करना सही नहीं होगा। आरव ने रीना को पूरा प्लान बताया कि आगे चलकर वो और भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लेकर आएगा। वो अभी जितनी जल्दी हो सके इस शो को स्टार्ट करना चाहता था। सारी बातें सुनने के बाद रीना वापस लौट कर इस शो में लग गई थी। 2 दिन बाद आरव भी वापस लौट आया था। शहर लौटने के बाद वो सीधे अपने घर नहीं गया, एक होटल गया, वहाँ फ्रेश हुआ, अच्छे से नहाया और फिर फ्रेश न्यू कपड़े पहनने के बाद घर के लिए निकल गया। अदिति अकेले विला में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए मम्मी डैडी के घर चली गई थी। जैसे ही आरव ने राकेश जी के घर पहुंचकर बेल बजाई, अदिति ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। आरव स्माइल कर रहा था। हाय, मैं आ गया। अदिति ने जैसे ही आरव को देखा तो उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। वो हैरानी से आरव को देख रही थी, जबकि आरव तो रेडी होकर आया था, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट और स्किन की डलनेस सब कुछ बता रही थी। आरव, तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? आरव ने थोड़ा अपने चेहरे को हाथों से पोंछा और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मुझे क्या होगा, देखो बिल्कुल फिट हूँ, बस ठीक से आराम नहीं किया, वही फेस पे दिख रहा होगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि शनाया की आवाज आई। दीदी, आप पूरी बात वही खड़े खड़े करोगी क्या? जीजू को अंदर तो आने दो। अदिति ने जल्दी से आरव का हाथ पकड़ा और घर के अंदर खींच ही रही थी कि उसका ध्यान आरव के हाथों पर गया, जो पहले से बहुत बदल गए थे। उसके हाथ खुरदरा और जख्मों से भरे हुए थे। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ?